Come back once again on the and offline class of ISC Indian Polity and Constitution. इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस पूरे उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था पार्ट कौन सा 5। पार्ट 5 में हम लोग पार्ट 5 और पार्ट 6 को कंबाइन पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन जुडिशियल सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? इंडियन जुडिशियल सिस्टम, भारतीय न्यायिक प्रणाली, जिसमें एपेक्स पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं, और उसके बाद जो थर्ड लेवल है वहां पर हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो मैंने आपको बताया था इंडिया में जो जुडिशरी है वो किस प्रकार की है, सिंगल और इंटीग्रेटेड है। और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मेरे पीछे जो आप चित्र देख रहे हैं, मेरे पीछे जो आप इमेज देख रहे हैं, यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसका उल्लेख भारत के आर्टिकल संविधान में 124 में दिया गया है। और आर्टिकल 124 में जब हम पढ़ते हैं तो हम बात बताई थी आपको कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, एक प्रधान न्यायाधीश और 7 अन्य जजेस, जो कि आज बढ़कर कितने हो चुके हैं 33+1। आज कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? 33+1। और वर्तमान में भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें नंबर के प्रधान न्यायाधीश भी हैं। मैंने ये भी बताया था जजों की जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, जजों की नियुक्ति जो होती है, हाई कोर्ट्स में भी जो जजों की नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं वो पूरा अगर आप कोर्ट मिला ले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो ये बनता है भारत की उच्च न्यायपालिका। क्या बोलते हैं इसको? हायर जुडिशरी। क्या बोलते हैं? हायर जुडिशरी, उच्च न्यायपालिका। और उच्च न्यायपालिका जो होगी भारत की, वो भारत में संवैधानिक मामले, भारत में जो भी आपके मामले होते हैं दीवानी के, फौजदारी, क्रिमिनल, सिविल, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहाँ रिजॉल्व होते हैं वो मैटर्स? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं एपेक्स कोर्ट, और बोलते हैं फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को? फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अपील की उच्चतम जो आप कर सकते हैं अपील, यानी सुनवाई जो होगी आपकी उच्चतम लेवल पर, वो कहां तक जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा होता है? अंतिम और मान्य होता है। तो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप जानते हैं इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वन ऑफ द ओल्डेस्ट जुडिशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड है। अगर आप बात करें और प्राचीन काल में, तो आप देखते हो ऐसी न्यायिक व्यवस्था हमें जो है प्राचीन भारत में भी देखने को। कौन सा टाइम पीरियड था? याद कीजिए, हमारे यहाँ विक्रमादित्य नाम के शासक हुए हैं, हमारे यहाँ पर शासक, हमारे यहाँ मौर्य काल का शासन रहा है। तो आप जानते हैं न्याय प्रणाली, किसी भी शासन प्रणाली में जब हम बात करते हैं राम राज्य की, तो राम राज्य का मतलब भी क्या होता है? न्याय प्रिय राज्य। यहाँ पर सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। भारत में न्यायपालिका के ऊपर बहुत ही मतलब प्रभावशाली न्यायपालिका रही है। और आज भी जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो सबसे ज्यादा अगर लोग किसी पर ट्रस्ट करते हैं, अंततः कोई बोलता है भाई देख लेंगे तेरे को, अब कहां देखेंगे? न्यायालय में देखेंगे। यानी न्यायालय की एक प्रतिष्ठा है, न्यायालय का एक सम्मान है, और न्यायालय को उस सम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। और संविधान के तहत उसको वो शक्ति दी है कि वो एक स्वतंत्र रूप में कार्य करे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी एक न्यायपालिका का अपना इतिहास है, लेकिन आज के समय जो न्यायपालिका है उसके ऊपर आप देखते हो जो वेस्टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, क्योंकि आज जो हमारी न्यायपालिका है, मॉडर्न न्यायपालिका, इसका जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, इसकी जो पूरी की पूरी बुनियाद है, उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश सेटअप हमें याद आएगा। याद कीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत 1774 में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बनी थी, कहां? कलकत्ता में। याद है आपको? जिसके चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे। कौन थे? जस्टिस एलिजा इम्पे, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा आप जानते हो जो लॉर्ड मैकॉले, 1833 में एक चार्टर अधिनियम आया था, हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा। 1833 का चार्टर अधिनियम
और लॉ कमीशन भारत में बना था 1834 में। 1834 में जो लॉ कमीशन बना, यानी कि प्रथम विधि आयोग जो बना, उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले के जो मिनट थे 1835 के, वही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव का काम करते हैं। इसके अलावा आप जानते हो 1862 में भारत में न्यायपालिका जो है हमारी, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट। यानी ये देखो ये कितने पुराने हैं, 1862, 1866, 1774। अर्थात ये जो मॉडर्न जुडिशरी है, इसके ऊपर वेस्टर्न जो जुरिस्प्रूडेंस है उसका बड़ा असर पड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आज हम जुडिशरी देखते हैं, आज हम लॉस पढ़ते हैं, आवाज का सही, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में बना है बच्चे। जैसे अभी इलाहाबाद कौन सा हो गया? वो यूपी का जो हाई कोर्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जुडिशरी जो है इज दैट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स द लॉ, सेटल्स डिस्प्यूट्स एंड एडमिनिस्टर्स जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स। तो क्या काम है जुडिशरी का? जुडिशरी का काम क्या है? कि वह कानूनों को परिभाषित करती है। कानून बनाने का काम किसका है? संसद का। वेरी गुड, विधायिका का। लेकिन कानून को परिभाषित करने का काम किसका है? संविधान का अंतिम व्याख्याकार भी कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारी न्यायपालिका। इसके अलावा जो मामले हैं, जो विवाद है, उनको सेटल करना है। इसके अलावा सभी लोगों को न्याय प्रदान करना है। तो ये सारा काम किसका होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का, यानी कि शासन का तीसरा अंग है, स्वतंत्र अंग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश करता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो मैंने पिछली बार आपको बताया, जिसके सबसे ऊपर होगी सुप्रीम कोर्ट और फिर होंगी हाई कोर्ट उससे नीचे। और हाई कोर्ट से नीचे पूरी की पूरी एक हायरार्की बनी है अधीनस्थ न्यायालयों की। जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, ये अडॉप्ट किया गया था आज के समय पर 1935 के भारत शासन अधिनियम, जो फेडरल कोर्ट बनी थी 1937 में। और वही फेडरल कोर्ट आगे चल के क्या बनती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी जो आज का आपका सुप्रीम कोर्ट है, आज का आपका, उसकी बुनियाद कहां दिखती है आपको? 1935। क्या हुआ था इस साल? भारत शासन अधिनियम। उसी के तहत 1937 में आपका, याद कीजिए, इसी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आज का है, याद है 1934 का हिल्टन यंग कमीशन। तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम आज के संविधान का बैकबोन है। मतलब जो हमारा आज का संविधान है ना, वो 65 से 70% कहां से ले रखा है? 1935 के भारत शासन अधिनियम। उसी के एक प्रावधान के तहत हमारे देश में फेडरल कोर्ट बनी थी, उसे बोलते थे संघीय न्यायालय। और यही संघीय न्यायालय आगे चल के 1950 में आपका जो आज का सुप्रीम कोर्ट दिखता है आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये वही न्यायालय। ठीक है, जिसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस एच जे कानिया। कौन थे? स्वतंत्र भारत की हम बात कर रहे हैं, जस्टिस एच जे कानिया। तो ये ध्यान रखिएगा, द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। तो चाहे आपका सेंट्रल लॉ हो या स्टेट लॉ हो, भाई न्यायपालिका तो बंदी भी नहीं है ना इसमें। न्यायपालिका तो आपके सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, जब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हर किसी लॉ को क्या कर सकती है? चेक कर सकती है, उसको वैलिडेट कर सकती है, या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। जुडिशरी है, इसको कहा जाता है वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की प्रहरी है। प्रहरी यानी देखेगी, ये लोकतंत्र को जांचेगी, लोकतंत्र सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कार्यपालिका अपनी शक्तियों का अतिक्रमण तो नहीं कर रही है, संसद अपनी शक्तियों का अतिक्रमण तो नहीं कर रही है। यानी कि कोई भी विधान जो बनेगा संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा, या कोई भी आदेश दिया जाएगा सरकार के द्वारा, यानी कार्यपालिका के आदेश हो चाहे विधायिका के द्वारा बनाए गए विधान हो, उन सब की स्क्रूटनी, उन सब की जांच, अग्नि परीक्षा कहां होती है? न्यायालय में होती है। क्या हर कानून की होती है? नहीं, वो तो आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा ना। अपना आपको कुछ ऐसा विवाद लगता है, ऐसा ना कि न्यायपालिका खुद ही खुद करती रहेगी। हाँ, न्यायपालिका कुछ मामलों में अति सक्रिय होती है, जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। पढ़ा होगा आपने एक शब्द, न्यायिक सक्रियता, सुना है? जुडिशियल एक्टिविज्म, किस किसने सुना है शब्द न्यायिक सक्रियता? एक शब्द बड़ा चर्चा में चलता है, मेंस में क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर भर भर के, जुडिशियल ओवररीच।
जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, क्या मतलब है इस चीज का? कोई बताएगा मुझे अंतर? देखिए, सरकार के 3 अंग हैं, तीनों अंगों का अपना निष्पक्ष काम होना चाहिए, एक दूसरे के मामले में मतलब अड़ंगा नहीं लगाना, टांग नहीं अड़ानी। लेकिन न्यायपालिका के पास एक विशेष शक्ति है। क्या? न्यायपालिका एक तो स्वतंत्र है दोनों से, न्यायपालिका संविधान की रक्षक है, न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षक है। हमें खतरा किससे है? कौन ले लेगा हमारे मौलिक अधिकार? सबसे पहला खतरा किससे होता है? सरकार से, यानी कि शासन प्रशासन तंत्र तो उनके हाथ में ना, पूरा पुलिस उनके हाथ में है। भाई सरकार पुलिस खुद थोड़ा आएगा मुख्यमंत्री, अगर मुझे सरकार ने परेशान करना है, आपको सरकार ने परेशान करना है, तो खुद सरकार आएगी क्या आपके पास? सरकार के पास तंत्र है, ये पुलिस है, प्रशासन, ये किसका है? सरकार के आदेश पे काम करने वाली व्यवस्था है। अब हमें इनसे बचना है, एट्रोसिटीज से बचना है, तो हमारे को संविधान ने एक सुरक्षा कवर दिया है। वो सुरक्षा कवर हमारा मूल अधिकार, पर मूल अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए, जो कि है। मूल अधिकारों को लेकर हम सीधा न्यायालय की शरण में जाने के लिए अधिकार रखना चाहिए, जो कि है। और जो कानून बना रही है सरकार संसद के माध्यम से, वो कानून भी तो संविधान सम्मत होना चाहिए। सरकार तो बोल देगी कि भाई हमारे पास शक्ति है, आप ही लोगों ने हमें वोट दिया है, हम लोग पावर में आए हैं, संविधान के तहत हम पे शक्ति, हम कानून से तहत काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो वही काम कर रहे हैं जो काम उनको करना चाहिए? कहीं अपनी शक्ति का वो दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं? कहीं उस शक्ति का प्रयोग करके वो हमारे अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं? ये सब चीजें कौन देखेगा, कौन जांचेगा? कोई तो एक वॉचडॉग होना चाहिए ना। वो है कौन? जुडिशरी। तो जुडिशरी एक अपने आप में समझ लीजिए वॉच डॉग है। ये शब्द आप हिंदी वाले लिखेंगे प्रहरी, और अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे? वॉच डॉग, लोकतंत्र में। और गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की क्या है? रक्षक। याद करिए, राष्ट्रपति भी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली थी, याद है? राष्ट्रपति भी क्या है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की रक्षक है। संविधान की व्याख्या करने का काम किसका है? न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का। क्यों? व्याख्या का मतलब संविधान में जो कुछ लिखा गया है, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, उनको लोगों तक समझाना। कहीं किसी मामले में उलझन हो गई है, भाई आप समझते हैं, एक अनुच्छेद पढ़ा था 143, क्या था ये? राष्ट्रपति सलाह लेते हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से। मामलों में, जो मामले पेचीदगी वाले हो, राष्ट्रपति का मतलब कौन लेता है? सरकार सलाह लेती है। याद कीजिए बेरूबारीवाद, भारत क्या अपना कोई क्षेत्र, अपनी टेरिटरी का कोई पार्ट किसी दूसरे देश को दे सकता है क्या? ये प्रश्न राष्ट्रपति ने पूछा था कि नहीं पूछा था? जिसे बोलते हैं री बेरूबारीवाद, पढ़ते हैं नहीं? इसमें यानी कि रेफरेंस लिया गया, जुडिशियल रेफरेंस लिया गया। तो रेफरेंसिंग पावर है कि नहीं है? यानी कि कानून को व्याख्या करने का अधिकार किसका है? न्यायपालिका का है। संविधान में क्या लिखा है, संविधान क्या बोलना चाहता है, कुछ मामलों में एम्बिगिटी होती है, कई मामलों में संविधान चुप रहता है, तो वो सब कौन देखेगा फिर? न्यायपालिका। देखो कितनी भयंकर शक्ति है। संविधान सभा की भूमिका में कभी कभी संसद आती है, तभी तो संविधान संशोधन होता है। और संविधान के तहत कानूनों की व्याख्या करना और संविधान की व्याख्या करना, वो काम किसका है? न्यायपालिका। कितनी एक कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमने डेवलप कर रखा है, तो भी सब में न्यायपालिका को एक विशेष छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र को सही तरीके से काम करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कई बार बताया है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये कुछ ऐसी, यूपीएससी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी ये वो संस्थाएं हैं। एक तो होता है आपका इंस्टीट्यूशंस, भाई गवर्नमेंट का डर हमें कहां लगेगा? अगर सरकार सारी संस्थाओं को अपने अधीन कर दे, या उन संस्थाओं में ऐसे लोग बैठे हों जो कि सरकार के इशारे पे चलने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र को खतरा आएगा, अर्थात निष्पक्ष काम नहीं होगा। तो न्यायपालिका, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जैसी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग है, इनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। देश में आपको निर्वाचन कराना है तो निर्वाचन निष्पक्ष होना चाहिए। न्यायपालिका निष्पक्ष होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देखते हो लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर एक प्रश्न आया मेरा कि एक शब्द होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता,
इसका मतलब क्या होता है? न्यायिक सक्रियता। कोई बताए? किरण। देखिए न्यायिक सक्रियता, हाँ कुछ बोलना सर। अच्छा देखिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, पृथकीकरण। कभी भी न्यायपालिका का काम कानून बनाना नहीं है। अगर न्यायपालिका खुद ही कानून बनाने लग जाए तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी? तो न्यायपालिका, लेकिन कई बार ऐसा होता है सरकार किन्हीं मामलों पर शांत बैठी रहती है। समाज में कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जहां पर जो काम करना चाहिए विधायिका को, विधायिका किसी मजबूरी में या वोट बैंक के कारण उन मामलों पर ध्यान नहीं देती है, या उसके ध्यान में है तो वो उनको टालने का काम करती है। तो कौन एक्टिव होती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका तात्कालिक व्यवस्था करती है और इससे सरकार पर प्रेशर पड़ता है कि सरकार इस संबंध में कानून बनाए। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमारे देश में 3 तलाक मुस्लिम समाज में एक समस्या के रूप में सामने आया। 3 तलाक के ऊपर भारत की संसद को कानून बनाना चाहिए था, लेकिन भारत की संसद ने कानून नहीं बनाया। भाई समस्या है, सामाजिक समस्या है। समस्याओं के निराकरण के लिए कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है, राज्य विधानमंडलों को है, अपनी अपनी शक्तियों के तहत, सूचियों के तहत। तो भारत की संसद इस पे प्रोएक्टिवली काम क्यों नहीं कर रही है? सोचो। क्योंकि इससे मुस्लिम समाज जुड़ा है, मुस्लिम समाज जुड़ा है, मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा है। वोट बैंक जुड़ा है तो सरकार कोई भी मामले में डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि उसको ये हमेशा भय रहता है कि ये मामला छेड़ेंगे तो हमें यहां नुकसान हो जाएगा, इनको छेड़ेंगे तो हमारा ये ट्राइबल वोट चला जाएगा, इनको छेड़ेंगे तो हमारा ब्राह्मण वोट चला जाएगा, इनको छेड़ेंगे तो हमारा एससी वोट चला जाएगा। तो सरकार तो बड़े, मतलब आप बोल सकते हैं कि समझदारी से और बच बच के पैर रखती है, कौन सा मामला छेड़ना है, कौन सा नहीं छेड़ना है। पर जुडिशरी के सामने ऐसा इलेक्शन इलेक्शन उसको तो जाना नहीं है इलेक्शन में, उसको तो हमें खुश करने के लिए या किसी वर्ग को खुश करने के लिए फैसला लेना है। उसको तो ये देखना है कि एक बैलेंस बना रहे। जुडिशरी को ये देखना है कि एक सिस्टम प्रॉपर बना रहे संविधान के तहत। तो वो क्या करती है, जैसे आरक्षण के मामले में आपने देखा था, उसने पहले क्लियर कर रखा है कि 50% से ऊपर हम किसी स्थिति में जाने नहीं देंगे। राजनेता उसको 60, 65, 80, क्योंकि जुडिशरी को यह भी देखना है कि मेरिट भी बनी रहे, मेरिट भी रहे और सोशल डेवलपमेंट भी हो। लेकिन सरकार सोशल डेवलपमेंट की आड़ में कहीं रिजर्वेशन 80 से 90% पहुंचा दे, तो फिर जुडिशरी भारत सरकार को, यही तो बना रखा है सिस्टम कि जब कोई एक पक्ष ज्यादा वो होने लग जाए तो उसको तुरंत न्यायपालिका की चाबुक चलती है, उसको नीचे लाना पड़ता है। वरना लगा सरकार का तो अपना हिसाब ही चलता रहा, वो क्या ही से क्या करते, क्योंकि सरकार को सब क्या है, वोट बैंक के अनुसार काम करना है। न्यायपालिका को वोट बैंक में नहीं जाना। तो 3 तलाक के मामले में संसद ने यानी सरकार ने कोई एक्शन अपनी तरफ से नहीं लिया, बोलती तो थी बार 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 बार, नहीं लिया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये एक जजमेंट पास कर दिया कि ट्रिपल तलाक इज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, यानी 3 तलाक एक असंवैधानिक कृत्य, तो जब असंवैधानिक कृत्य है तो फिर इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यह संवैधानिक है, पर अगर किसी ने कर दिया तो उसको क्या सजा होगी, कितने साल की सजा होगी, क्या तरीका होगा, ये थोड़ा बताएगी सुप्रीम। फिर ये काम संसद का है ना, कानून बनाइए, सजा का प्रावधान कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दे दिया यह संवैधानिक है, असंवैधानिक है तो मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आड़ में सरकार के ऊपर आ गया प्रेशर। अच्छा सरकार चाह भी रही होगी, भाजपा सरकार तो चाह रही थी बन जाए, लेकिन वो डायरेक्ट खुद नहीं कर रही। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब सरकार को ये बोलने के लिए मिल गया, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करते हुए इस तरह का काम कर रहे हैं। यहां उत्तराखंड में देखो क्या अतिक्रमण हो रखा है जगह जगह। अब सरकार खुद ही अतिक्रमण भी, आपको पता है जब ये बसते हैं झुग्गी झोपड़ियां वगैरह, तो सरकार उस टाइम ढीली रहती है, प्रशासन ढीला रहता है वोट बैंक के चक्कर में। फिर बाढ़ आती है, हर साल नदी अपना रास्ता, फिर कितने लोग बहते हैं।
अभी आपको याद होगा कुछ साल पहले घंटाघर के आसपास कितना अतिक्रमण था। अब सरकार खुद उसमें एक्टिवली काम नहीं करती, इनको हटाएंगे व्यापारी नाराज हो जाएंगे, इनको करेंगे, फिर कोर्ट, फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट हड़काती है। अब हाईकोर्ट का उन्हें आदेश मिल गया, उसके बाद नगर निगम की टीम आती है और तोड़ देती है। फिर क्या बहाना मिल गया, देखो हाईकोर्ट का हमें ऑर्डर है, हम तो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रशासन खुद क्यों नहीं? तो एक चीज होती है जहां पर, क्योंकि जुडिशरी को यह नहीं देखना, जुडिशरी को करना है लॉ के हिसाब से काम, उसकी आंख में पट्टी बंधी है, उसको बस कानून 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 के हिसाब से चलना है, जैसा कानून है। सरकार को भावनाएं दिखती है, सरकार को वोट बैंक दिखता है, सरकार को बहुत सी चीजें देखनी पड़ती। जुडिशरी तो ये बोलेगी भाई सब बराबर चलेगा, सबको एक समान तोलेंगे हम, पर सरकार फिर तरह तरह के पैंतरे अपनाती है। तो ये सिस्टम है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म होना तो अच्छी बात है, न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए। जैसे ये बंगाल में हुआ रेप का मामला, अब सरकारी व्यवस्था देखो, प्रशासन देखो, ये तो वोट बैंक के चक्कर में बड़े लचर रहते हैं। अब कई मामलों के आपने नाम सुना होगा कि कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस ले लिया, कोई कोर्ट पहुंचा ही नहीं, कोर्ट ने उसको 100 मोटो मतलब स्वतः संज्ञान ले लिया। सुना है शब्द स्वतः? तुम कोर्ट पहुंचो ना पहुंचो, कोर्ट ने खुद ही संज्ञान ले लिया। लाओ भाई ये क्या मामला है, हमारे सामने लाओ। क्योंकि न्यायपालिका काम है अल्टीमेटली जस्टिस प्रोवाइड करना। और जब गवर्नमेंट फेल हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है, गवर्नमेंट फेल हो गई है, कोई न्याय नहीं दे पा रहा है, तो कौन न्याय देगा? न्यायपालिका न्याय देगी। तो वहां पे न्यायपालिका का सक्रिय होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होना भी चाहिए। न्यायिक सक्रियता बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज के समय अगर प्रश्न आता है कि न्यायिक सक्रियता, तो आपको कुछ उदाहरण लिखने पड़ेंगे, कुछ मामले ध्यान में रखने पड़ेंगे कि न्यायिक सक्रियता कुछ हद तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अति न्याय सक्रियता हो जाए, हद से ज्यादा, अब हर मामले में सुप्रीम कोर्ट टीका टिप्पणी करने लगे, पार्लियामेंट ये कानून बनाए वो कानून बनाए, तो फिर इसको माना जाएगा कि जो पावर बटी हुई है उसका सही से पालन न्यायपालिका न्याय देने का काम करे। न्यायपालिका संसद को यह ना बताया कि कानून बनाना है, बना, उसके लिए संसद है ना फिर। यानी हमारे देश में ना तो हमारे देश में ना तो संसद ऊपर है, ना न्यायपालिका ही ऊपर है, ना सरकार ही ऊपर है, मतलब एग्जीक्यूटिव। सबकी शक्तियों को एक दूसरे से बांध रखा है और किसी को ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाता। जरा सा कोई ज्यादा करे तो उसको तुरंत। फिर भी इन सब में जो एक अपर हैंड रहता है वो किसका रहता है? न्यायपालिका का है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, उसे संविधान की व्याख्या का भी अधिकार। सरकारें क्योंकि अपने फायदे और घाटे के हिसाब से ही फैसले लेती हैं अमूमन केसेस में, पर कई मामलों में क्या होता है कि सरकारें सोशल रिफॉर्म के लिए काम करेगी, सोशल वेलफेयर के लिए काम। जुडिशरी को सोशल रिफॉर्म, उन्हें थोड़ा हमारा वोट चाहिए, प्रियंका का वोट चाहिए, मेरा वोट चाहिए, जुडिशरी को तो अपना काम करना है। तो फिर जुडिशरी और गवर्नमेंट दोनों को किस तरीके से काम करना पड़ता है, बैलेंस एक बनाना पड़ता है, वरना तो फिर सरकार भावनाओं में ही बह जाएगी और न्यायपालिका बिल्कुल कानून के तहत अंधी हो जाएगी। तो करेंगे क्या? तो एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है जहां पर एक समन्वय और सामंजस्य बना रहे। तो याद रखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म कई मामलों में हम देखते हैं बहुत अच्छी चीज साबित होता है, लेकिन जब जुडिशियल ओवर रीच होता है ना, शब्द ही देखो ओवर रीच, अपनी पहुंच से आगे बढ़कर तुम काम कर रहे हो, जितना काम दे रखा है उससे आगे का काम कर रहे हो। देखो कोई व्यक्ति, मैंने आपको होमवर्क दिया, मैंने कहा आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जितना पढ़ने के लिए कहा है उतना पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, जितना पढ़ने के लिए दिया आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये एक समस्या है। लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले का भी पेपर नहीं निकलेगा ना, अब बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले का तो तब भी नहीं, उसका तो वैसे नहीं निकलेगा। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। क्या मतलब, आपको बोला कोई काम करो, तो एक बच्चा है वो खाना ही नहीं खाता, वो एक रोटी खाता है, दो रोटी, एक 15 रोटी खा जाता है, तो वो 15 वाला भी बेकार है और वो एक दो रोटी खाने वाला भी बेकार है। तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो कई बार ये सरकार तो भावनाओं में बह जाएगी। अभी ये जो रिजर्वेशन का मामला आया, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको क्रीमी लेयर को क्या करिए आप, रिव्यू कीजिए। अब गेंद किसके पाले में आ गई? सरकार की। अब सरकार को कोई फिर फैसला किस तरफ देखना है? वोट बैंक का चक्कर बाबू भैया। तो सरकार और न्यायपालिका, समझ रहे हैं ना आप, न्यायपालिका किस तरह से चलती है? कानून, बस कानून। और सरकार किस तरह से चलती है? कानून का पालन भी होता है। अब जब उनका भी अपना अपना डिसाइड होता है, कुछ मामलों में तो अभी जब ये मामला था ट्रिपल तलाक का,
तो तुरंत इंप्लीमेंट किया, अगले ही साल कानून आ गया। लेकिन अब रिजर्वेशन मामला आया तो अब सरकार को सांप सूंघ गया, अभी चुप बैठ गई सरकार। अब वो उसको किस तरह से काउंटर करे, सरकार भी अपनी सुविधा के हिसाब से। अब ये उत्तराखंड सरकार जब खुद ये पहले सोई रहेगी और फिर बाद में क्या होगा, हाईकोर्ट बोलेगी तोड़ो, वहां पे पलटन बाजार में अतिक्रमण हो रखा है, फिर जाएंगे इनकी बुलडोजर, फिर वो पूरा गांधी रोड से लेके, मैं देखता हूँ ये क्या, ये कल तक तो ठीक था, ये क्या हुआ। पहले खुद ही बैठाते हैं, फिर खुद ही वो करते हैं। ये देश चल रहा है ऐसे, इधर उधर मिला जुला के चल रहा है, बस देश चल रहा है हमारा, ये हमें पता होना चाहिए, संविधान के तहत चल रहा है और संविधान का भी अपने अपने हिसाब से चल रहा है। चैप्टर 4 एंड 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन डील्स विद द यूनियन जुडिशरी, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट, वही सारी बातें आ गई, टॉप में सुप्रीम कोर्ट आ गई, और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट जो नीचे के स्तर पे है। इंडिया की जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है, सिंस द कंट्री इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा देश एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, जिसमें केंद्र सरकार मजबूत भूमि है, तो संघीय शासन या केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, तो भी ज्यादा मजबूत कौन है भारत में, केंद्र सरकार। कब देखते हो आप, खासकर जब आपातकालीन स्थितियां देश में उत्पन्न हो जाती है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कोई चुनौती आ रही है, आपातकाल लग रहा है 352, 356, 360 के तहत, तो फिर ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, ये सॉरी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये है हमारे प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़, और इनको शपथ दिला रही है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आपको मैंने बताया है, प्रधान न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश भी, उनको जो अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा, वो कौन करेगा, कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये राष्ट्रपति हैं, ये नियुक्त करती हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो नियुक्त करती हैं वो केवल प्रधान न्यायाधीश को नहीं करती, सारे ही जज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट। लेकिन ये संभव नहीं है उनके लिए कि वो हर जज को शपथ ग्रहण कराएं, सबको एक एक शपथ ग्रहण तो नहीं करा सकते, एक टाइम पे तो सब होते नहीं, आते रहते हैं, कुछ रिटायर होते रहते हैं, फिर नए आते रहते हैं। तो वो मेनली किसको, चीफ जस्टिस को। और फिर चीफ जस्टिस जब एक बार आ गए तो फिर बाकी जो जज आएंगे इनके बिहाफ पे अपॉइंटमेंट तो यही करेंगी, ये नहीं कर रहे अपॉइंटमेंट, इनके बिहाफ पे ये ओथ उनकी करा दे। तो ये है भारत के प्रधान, ये देखे होंगे आपने, परसों फिर चर्चा में आई है, गणपति पूजन। इनके यहाँ ये मराठी है, गणपति पूजन था इनके यहाँ पर, और ये बहुत ही सख्त तरह के जज माने जाते हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। इनके पिताजी भी, वो कौन से चंद्रचूड़ थे, जस्टिस चंद्रचूड़, वो इनके पिताजी भी भारत के प्रधान न्यायाधीश रहे। और अगर मेरे को ध्यान सही आ रहा है तो अब तक के सबसे लंबे समय तक के जो पीरियड जो वाले जस्टिस हैं वो इनके पिताजी रहे सबसे सर लंबे, मतलब 78 से 85 तक थे और 16वें थे, और यशवंत नाम था हाँ, उनके पिताजी का। तो वो सबसे लंबे समय तक इनके पिताजी भारत के प्रधान न्यायाधीश रहे। परसों ये चर्चा में इसलिए इनके गणपति, आजकल गणपति पूजन चल रहा है, अभी गणपति विसर्जन वगैरह अभी नहीं, अलग अलग होता है फ्रेंड का, किसी का 3 दिन का होता है, अलग अलग साथ, कल संडे को कई जगह विसर्जन हुआ, कई जगह भी चल ही रहा है, ऐसा नहीं। गणेश चतुर्थी से वो होके, हाँ शुरू होके, वो श्राद्ध के एक दिन पहले तक, हाँ कल, हाँ 10-11 दिन तक उसको जो 11वें दिन विसर्जित कर देते हैं। तो अभी चल रहा है, कई लोगों ने कर दिया, कईयों ने नहीं करा है। तो इनकी यहाँ पूजन थी, और महाराष्ट्र का मेन पर्व है, मेन पर्व महाराष्ट्र का है। और याद रखिएगा ये क्या नाम है इनका, बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणपति महोत्सव बड़ा माना जाता है ना बहुत, ये इनके यहाँ पूजन था, प्रधानमंत्री गए, इसके ऊपर बड़ा हंगामा हो गया था, मतलब विपक्ष ने इसके ऊपर एक बड़ा कटाक्ष किया कि प्रधान न्यायाधीश के यहाँ पर और पूजन कार्यक्रम में जो है वो कौन गए, प्रधान न्यायाधीश क्या, प्रधानमंत्री गए, तो ऐसे प्रधानमंत्री को वहां जाना नहीं चाहिए, मतलब वो एक तरह से ये बोलना चाह रहे होंगे, वो आप समझ गए क्या बोलना चाह रहे होंगे, कि ये दोनों की तो साठगांठ है और ये न्यायपालिका सरकार मिली, ऐसा उनका बोलने का ये आरोप रहा। इसका मतलब यही समझेगा ऐसा। तो खैर राजनीति अपनी जगह चलती रहती है और पूजा कार्यक्रम अपने यहाँ चलते रहते हैं। तो ये चीज पर ये आपको तुरंत डंडा याद आ जाना चाहिए, ऑर्डर ऑर्डर वाला, ठीक है ना। इससे पहले कि आप कुछ सोचे तो आपको याद आना चाहिए ऑर्डर सर ऑर्डर। ये किस लकड़ी का बना होता है, सर ये ऑर्डर ऑर्डर किस लकड़ी का बना होता है? ये इसके बारे में संविधान मौन है, ये किस लकड़ी का बना होता है, पर ये जिसका भी बना लकड़ी का होगा वो, और उसका काम केवल ये है कि एक साउंड प्रोड्यूस करके जज मेंटेन करे वहां पर डेकोरम, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम जुडिशरी में, तो अब लिखना भी स्टार्ट कीजिए आप फटाफट से।
हेडिंग डालिए भारत का, भारत की न्यायपालिका आपने डाल दिया था, हेडिंग डालिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय फटाफट से। वहां पे कोई बच्चा है? ठीक है। विपिन राणा। सीमा जी, ये किस लकड़ी का बना होता है? ये इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा है। नहीं सर, इसकी डिजाइन बड़ी खूबसूरत है ना, तो इसका डिजाइन बदल दिया जाए तब भी तहलका मचेगा। तो इसलिए मैंने पूछा कि सर इसका डिजाइन किसने किया या किस लकड़ी का, तो कहीं तो डिसाइड होगा ही, चंदन हो या किस लकड़ी का हो, आयरा खैरा थोड़ी ना बन जाएगा वहां पे। चंदन तो नहीं होगा, पर होगा कुछ और, वो शीशम वगैरह जो भी होगा। इसको आप इस तरह का डिजाइन करवा दीजिएगा आप स्कूल में बच्चों को पीटने के लिए, इस तरह का। अरे नहीं सर, हम बच्चों को मारते नहीं और मारना अलाउ भी नहीं है, लेकिन सर अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए लिखिएगा, आगे लिखिए। कहां तक कुछ लिखा था पिछली बार? है कुछ भी नहीं लिखा था? सर सुप्रीम कोर्ट की पूरा योग्यता नहीं आपने बनाया? वहां तक लिखवाया था जी, वहां तक लिखवाया। ठीक है ठीक है, चलिए लिखिएगा, अब आगे बढ़िए। मतलब इसमें अभी अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, चलो आगे बढ़ो फटाफट से। भारत की न्यायपालिका लिख दिया। मैंने कुछ पॉइंट लिखे तो थे शायद बोर्ड में, वो तो आपने नोट कर लिए थे ना। हाँ, तो सीधा लिखो आप सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान फटाफट से लिखेंगे। और जरूरी नहीं है कि जो मैं पूरा सेंटेंस बोल रहा हूं आप पूरा सेंटेंस लिखिए, आप अपनी समझ के हिसाब से उसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से चलना है ना आपको। आपको बस उसको एक्सप्लेन कर लेना आना चाहिए, ये नहीं कि आपको एक एक शब्द लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। मैं तो बोलूंगा पूरा, आप हिसाब से सीधा आर्टिकल आपको लगता है इंपॉर्टेंट यहां से यहां तक नोट करना है, इस तरह से। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान, और जो पूरा लिखना है पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कोई बात नहीं। संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद, संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अध्याय 4 के अनुच्छेद, मैंने पहले लिखा रखा है के अनुच्छेद 124 से 147, अध्याय 4, हाँ भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 124 से 147, क्योंकि 148 में क्या आ जाता है? सीएजी। कौन आ जाता है? सीएजी तक वर्णित है, तक वर्णित, पूर्ण विराम। इन अनुच्छेदों में, इन अनुच्छेदों में, अब बार बार सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं तो बड़ा शब्द होता है, एससी लिखा कीजिए सीधा, एससी। एससी के गठन, कौमा, स्वतंत्रता, कौमा, न्याय क्षेत्र, कौमा, शक्तियां, कौमा, प्रक्रिया, प्रोसीजर, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया, आदि का उल्लेख किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित तमाम पक्षों की जानकारी हमें अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में मिलती है, ये कहने का मतलब। नेक्स्ट लाइन है, यह 1935 के, बताया था भी भारत शासन अधिनियम, या 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित, भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का, संघीय न्यायालय का, संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है, संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है, संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ, यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है, अंतिम
अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। अंतिम अपीलीय, लास्ट अपील जो आप करते हैं वही करते हैं, अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार 143 बेटा, संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता, पूर्ण विराम। अब हेडिंग डालिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन लिखिए, मूल संविधान में अनुच्छेद, मूल संविधान में अनुच्छेद 124 खंड 1 मतलब 124 क्लॉज ब्रैकेट के अंदर क्लॉज 1, 124 खंड 1 के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कॉमा कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इस संविधान में लिखा है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, एवं इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, विहित नहीं करती मतलब निर्धारित नहीं करती, तब तक यही संख्या रहेगी, तब तक यही संख्या रहेगी। यानी क्वेश्चन तैयार हो गया है, हु हैज द राइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत की संसद में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास। लेकिन न्यूनतम तब भी कितनी रहेगी? 7 + 1, 8 जज तो रहेंगे, लेकिन बढ़ाए जा सकते हैं। आगे देखिए स्टार पॉइंट, संसद ने, अगला स्टार पॉइंट, संसद ने 1956 के 1956 के सर्वोच्च न्यायालय ब्रैकेट में लिखना, न्यायाधीश संख्या ब्रैकेट क्लोज, अधिनियम द्वारा
6 बार, 6 बार जजों की संख्या में, 6 बार जज लिखो, न्यायाधीश लिखो, पर न्यायाधीश बड़ा शब्द हो गया तो जजों, जजों की संख्या में वृद्धि की है, वृद्धि की है। वर्तमान में, वर्तमान में यह संख्या 33+1 है। वर्तमान में यह संख्या 33+1 है, जो कि 2019 में बढ़ाई गई। अभी 2019 के बाद फिर नहीं बढ़ी है, बढ़ सकती है आगे। वर्तमान में जजों की संख्या 33+1 है, जो कि 2019 में बढ़ाई गई। तो ये सब मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझा दिया था। तो ये तो हो गई जजों की संख्या, कौन सा कानून है, किस कानून के तहत बढ़ती है, कौन बढ़ा सकता है, और वर्तमान में कितनी है, शुरू में कितनी थी, ये सब लिख दिया। नेक्स्ट हेडिंग है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, मैंने न्यायाधीशों की नियुक्ति पिछली बार बता दी थी। प्रधान न्यायाधीश बता दिया था कैसे आते हैं, उनके कोई स्पेशल नियुक्ति नहीं होती, सीनियर मोस्ट बनता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया फटाफट लिखेंगे इसमें। संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2, संविधान के मान करेंगे नियुक्ति, संविधान के अनुच्छेद, सर सर आपकी आवाज ऐसा लग रहा है कि दूर से आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा। संविधान, अच्छा ठीक है। संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 124, संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 ब्रैकेट में 2 लिखो, के तहत राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों से, के न्यायाधीशों से परामर्श करके, परामर्श होता है डिबेट डिस्कशन करके, कॉमा, हाँ दोनों से, अभी बताता हूं, कॉमा, अपने हस्ताक्षर, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित मतलब ऑर्डर ऑफ सील, ऑर्डर इन सील, मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मतलब जज कहां आना है, एससी में, तो राष्ट्रपति करेगा ना अपॉइंट, किससे सलाह लेगा, एससी के जजेस से, यानी एससी में ऑलरेडी भी तो जज हैं, उसी एससी सुप्रीम कोर्ट में जज लाना है, तो एससी से सलाह लेगा का मतलब है, सलाह क्या है, कोलेजियम, यानी उच्चतम न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे, और बाकी जो 4 जज है उनसे सलाह मशविरा हुई। अब मान लीजिए उत्तराखंड हाई कोर्ट का कोई जज जाना है वहां, मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट के किसी जज को कहां भेजना है, तो ये जो कोलेजियम है और ये राष्ट्रपति, जिस राज्य की हाई कोर्ट के जज का प्रमोशन होकर उसे सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो हाई कोर्ट का भी कोलेजियम होगा एक, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जज, तो ये आपसी सलाह से वो नाम तय होगा, यहां से वो नाम वहां के लिए भेजा जा रहा है, करना इन्होंने है, तो ये लिखा है कि राष्ट्रपति इनसे सलाह करेगी, इनसे सलाह करेगी, सलाह तो वास्तव में इनकी होती है, इनकी, इनकी मतलब जिस कोर्ट से जाना है उसका कोलेजियम, और बड़ा कोलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट का है, इनसे कि नाम वगैरह वहां से वेरीफाई होगा,
और आगे उनको क्या कर दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा। तो संबंधित राज्य का हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व है जिस हाई कोर्ट से प्रमोशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम तो इसमें इन्वॉल्व है ही। आगे तो बढ़िए। सर कोई महिला को क्यों नहीं अब तक मतलब आगे चुना गया? ऐसा तो नहीं महिलाएं नहीं होंगी? तो सर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में और आज तक कोई महिला नहीं हुई हुई क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऐसा नहीं महिलाएं नहीं क्राइटेरिया जज होंगी। क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं ना, यानी महिलाएं पहले ही उसमें कई बार क्या हुआ है, बहुत लेट में ऊपर पहुंची है। तो जब तक उनका चीफ जस्टिस बनने का नंबर आ रहा था, उनकी 65 वर्ष की आयु उन्हें प्राप्त हो गई और वो रिटायर हो गई एज अ जज ही। अब बहुत जल्दी अगले 4-5 सालों में आपको एक महिला चीफ जस्टिस देखने को मिल सकती है, लेकिन वो जो बनेंगी, नंबर लग रहा है उनका, वो बनेंगी लेकिन वो 2 महीने ही रह पाएंगी, 2 महीने में वो रिटायर हो जाएंगी, तब तक वो 65 साल की हो जाएंगी। तो 65 साल से ही पहले पता है आपको, 65 साल तक। लेकिन अब ऐसा नंबर आ रहा है, मतलब इसमें ये नहीं है कि इसमें कोई वो है, इसमें तो सिस्टम बना हुआ है। अब वो उम्र आपकी, मैं कल पिछली बार बताया तो था, एक उम्र वाला क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास, और फिर टाइम पर अगर आप पहुंच गए वहां सुप्रीम कोर्ट तो आपके पास ज्यादा चांसेस है। कई बार पता है आपके सीनियर ही ज्यादा है, फिर उनका एक कार्यकाल चल रहा है, तब तक आप वहां पहुंचे, खुद ही आप रिटायर हो गए। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैटर करती हैं यहाँ पे। अब ऐसा समझिए, ये शिकायत जल्दी दूर होगी। भारत को एक महिला प्रधान न्यायाधीश मिल सकती है आगे आने वाले कुछ सालों में। यद्यपि ये प्रश्न तो अमेरिका के लिए भी लागू है कि आज तक वहां पर एक महिला राष्ट्रपति नहीं हुई, जो दुनिया का सबसे बड़ा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ गई आवाज? यस सर आ तो मैं गई। बोल सर रहा था, महिलाओं को तो चाहे सर अमेरिका हो चाहे भारत हो, कोई भी देश ले लीजिए चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो, महिलाओं को हर जगह दबाने का प्रयास किया गया। कोई नहीं चाहेगा कि बहुत आगे जाए। जब अमेरिका नहीं कर रहा तो फिर हर जगह की तो बात ही अलग है फिर। अमेरिका में अब पता नहीं क्या कारण रहे, वहां पर महिला राष्ट्रपति इस बार हो सकता है कमला हैरिस बन सकती हैं, चांसेस हैं। कमला हैरिस बन जाएगी तो ये वाला मिथक टूट जाएगा। पर कमला हैरिस अगर बनती हैं तो रशिया यूक्रेन युद्ध, तो वो, अब कमला हैरिस केवल इसलिए कि महिला एक राष्ट्रपति बन जाए तो हमें अपने देश के हित के, हमारे लिए कौन है, ट्रंप ज्यादा हितकारी होंगे या कमला हैरिस? अब एक महिला होने के नाते आप लोग सोच सकते हैं कि वो बन जाए कमला हैरिस, या एक भारतीय सर मूल की भी है। सर बिल्कुल बने, और ऐसा थोड़ी ना कि वो बहुत अच्छा नहीं करेंगी। हो सकता है जितने राष्ट्रपति उनसे कहीं बेहतर वो करें, मौका तो मिले। लेकिन ये जो है उनकी विदेश नीति के मामले में, क्योंकि वो तब भारतीय उस आधार पे काम नहीं करना होता ना, उन्हें तो राष्ट्रपति के रूप में काम करना है। अमेरिका के हित उनके लिए प्राथमिकता में होंगे। चलिए आगे बढ़िए, आगे लिखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, नेक्स्ट लाइन है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त यानी सीजीआई के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश के लिए तो आप किससे परामर्श लेंगे, मुख्य न्यायाधीश को तो आपने नियुक्त करना है, लेकिन बाकी जजों के लिए अगर आप नियुक्ति कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो सीजीआई से आप जरूर परामर्श लेंगे। समझ में आ गई बात? और चीफ जस्टिस कैसे आएंगे, वो सीनियरिटी बेसिस पे आते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। आगे लिखिए, अनुच्छेद 124 खंड 2, अनुच्छेद 124 खंड 2 क्लॉज 2 में वर्णित परामर्श, कि राष्ट्रपति परामर्श करे, में वर्णित परामर्श का आशय
सर एक सिर्फ बार शुरू से रिपीट कर दीजिए। अनुच्छेद 124 खंड 4, खंड 4 लिखना नहीं है, खंड 4 ऐसे कर देना है। सर आपने 2 बोला था। मैंने 2 बोला, सॉरी 2, खंड 2, ठीक है। अनुच्छेद 124 खंड 2 में वर्णित परामर्श से आशय एक व्यक्ति से आशय सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं, बल्कि बल्कि अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से, बल्कि अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से। और अनेक न्यायाधीश का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कोलेजियम। एक जज से नहीं पूछना ना आपने, एक से ज्यादा अनेक होने चाहिए। तो अनेक में सबसे बढ़िया सिस्टम क्या बना हुआ है? कोलेजियम, क्योंकि कोलेजियम ग्रुप है 5 जजों का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लाइन। मुख्य न्यायाधीश को, सीजीआई की बात होगी। अब सीजीआई में मेन तो वो बनेगा ही जो सीनियर होगा, बाकी फॉर्मेलिटी कौन निभा लेंगे? जो उसके बाद के 4 होंगे, कोलेजियम के बाकी 4, एक तो सीजीआई होता है। मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के, सिस्टम समझ में आ रखा है ना आपको? पिछली बार बता रखा है। मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। सिफारिश भेजनी चाहिए। और इस मंडल में भावी, यानी होने वाला, आगे होने वाला भावी मुख्य न्यायमूर्ति भी अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। और इस मंडल में भावी मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं फ्यूचर में, अनिवार्यता शामिल होना चाहिए। पता लगा नाम की सिफारिश कर रहे हैं और उनकी खुद की इच्छा नहीं है सीजीआई बनने की। अनिवार्यता शामिल होना चाहिए। ऐसा हो सकता है ना कि क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा हो, उसका ही चांस हो, उसने बनना हो, चांस मतलब नंबर लग रहा है उसका, ये सीनियर वो है, लेकिन वो खुद नहीं चाह रहा हो, क्योंकि फिर सीजीआई जो होता है वो मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, उसके ऊपर बहुत सारे दायित्व बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको कोई दायित्व दिया जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री बनिए, आपका सारा क्राइटेरिया भी है, मुख्यमंत्री छोड़िए, आपकी सरकारी नौकरी का क्राइटेरिया है, आपने पेपर भी पास कर लिया, प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू भी लग गया, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया, लेकिन आप खुद नहीं जॉब करना चाहते। तो कई लोग ऐसे होते हैं, पूरा सब कुछ क्लियर हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, वो ज्वाइन ही नहीं जा रहे। तो मतलब आपकी भी तो इच्छा होनी चाहिए उस काम को करने की, तो उनका भी आशय होना आवश्यक है। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में लंबे समय से चले आ रहे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में लंबे समय से चले आ रहे योग्यता व वरिष्ठता के द्वंद्व के संदर्भ में, के द्वंद्व के संदर्भ में, के द्वंद्व होता है लड़ाई के संदर्भ में, वरिष्ठता को आधार बनाया गया। द्वंद्व के संदर्भ में वरिष्ठता को आधार बनाया गया, अर्थात वरिष्ठता को आधार बनाया गया, अर्थात वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
उनकी वरिष्ठता के आधार पर होती है। अर्थात में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उनकी वरिष्ठता के आधार पर होती है। यानी दो चीजें आई, मुख्य न्यायाधीश को कैसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए, कौन व्यक्ति पात्र होगा, इसके लिए क्या है, बड़ी समस्या है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हाई कोर्ट से कोई व्यक्ति को उठा के भारत का सीजीआई बना दिया गया हो, ऐसा होता है? सीजीआई बनेगा सुप्रीम कोर्ट के ही जज, और सुप्रीम कोर्ट के तो सारे जज एक ही बराबर योग्यता रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं वो एक ही बराबर योग्यता रखते हैं। अब चीफ जस्टिस किसे बनाए, उसकी योग्यता देखी जाए या उसकी वरिष्ठता देखी जाए? योग्यता के मामले में, पैमाने में तो सभी क्या हैं, बराबर है। हाँ, ये हो सकता है कि जब कोई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज बना हो, मान लो क्राइटेरिया क्या था, मिनिमम 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो सकता है कोई व्यक्ति जिसने 10 साल हाई कोर्ट में सर्व किया हो सकता है कोई 7 साल ही हाई कोर्ट सर्व किया हो, उससे पहले वकील रहा हो 7 साल हाई कोर्ट में और फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ गया हो, तो यहाँ 7 साल 10 साल का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब आप पहुंच गए तो आप लगभग एक बराबरी पे आ गए योग्यता के आधार पर। हो सकता है हाई कोर्ट वगैरह में या वकालत के रूप में आपका आगे पीछे एक्सपीरियंस रहा हो, थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट आ गए, यानी वो मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट तो आपने पूरा कर लिया जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए। अब आप सुप्रीम कोर्ट में तो सब बराबर हैं, लेकिन तब भी सब बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखी जाएगी क्या, वरिष्ठता, कौन पहले आया, किसने का पहले अपॉइंटमेंट हुआ, उस हिसाब से आप क्या बनते हैं, सीनियर बनते हैं। फिर आपका सर वर्किंग एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। आप कितनी कम उम्र में अगर सुप्रीम कोर्ट आ गए, कोई 56 साल में आ गया, कोई 56 साल में आ गया और 63 साल की उम्र में वो क्या बन रहा है, सीजीआई बन रहा है, तो फिर आप समझिए उसको इतना एक्सपीरियंस तो पहले निचले अदालतों से आया होगा, हाई कोर्ट से आया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, तो इतने एक्सपीरियंस तो उसको कहां हो गया, सुप्रीम कोर्ट में ही हो गया, तो फिर उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कोई प्रॉपर फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। क्राइटेरिया है जजों के रिक्वायर होने का, सीजीआई के रिक्वायर होने का कोई क्राइटेरिया नहीं। जजों के रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया आपने पढ़ रखा है, 5 साल हाई कोर्ट में बिताए गए हों, 10 साल एज अधिवक्ता रहा हो, और एक तो उसमें अजीब ही बात है कि राष्ट्रपति की नजरों में विधि का उच्च कोटि का क्या था, जिससे आज तक कोई जज ही नहीं बना, उसका क्राइटेरिया कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। होता क्या है, 85% और 15%, वो दो क्राइटेरिया इस्तेमाल होते हैं। तो वो तो है जज बनने के लिए, लेकिन सीजेआई बनने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो कौन सा यहां पे फॉलो होता है, वरिष्ठता का पैमाना फॉलो होता है। तो योग्यता और वरिष्ठता, क्योंकि योग्यता के पैमाने में हम मान रहे हैं यहां पर सभी लोग एक बराबर ही, सुप्रीम कोर्ट का एक एक जज अपने आप में कानून का क्या होता है, उच्च कोटि का ज्ञाता होता है। और इसीलिए इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए 5 जजों की बेंच बैठी है और फैसला आ गया 3-2 से, और इन दो में मान लीजिए सीजीआई है, 5 जज बैठे हैं, 3 जज जो एक चीफ जस्टिस, इन 5 में एक चीफ जस्टिस और बाकी 4 अन्य जज हैं, है ना। अब 3 जजों ने किसी मामले पर सहमति दी है, सीजीआई और एक और जज ने असहमति प्रकट की है, तो ऐसा नहीं होगा कि सीजीआई उधर है तो कोई वीटो लग जाएगी, वीटो पावर जैसी कोई चीज नहीं है। यानी यहां सीजीआई का कद भी बराबर है बाकी सभी जज के बराबर, यानी फैसला बहुमत से होगा। इसलिए नहीं होगा कि सीजीआई तो अल्पमत वाले हिस्से में है तो वो माना जाएगा, या टाई हो जाएगा, या रुक जाएगा, या सीजीआई वीटो कर देंगे, नहीं, फैसला किस आधार पे होगा, केवल बहुमत क्या, यानी सीजीआई कोई तोप नहीं है, सीजीआई केवल क्या है, सारे जज बराबर हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीजीआई उस पंक्ति पे खड़ा हुआ पहला व्यक्ति, फर्स्ट अमंग ऑल, सब बराबर हैं, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, सब बराबरों के बीच में पहला। आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाइए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम, कोलेजियम मैंने बताया था आपको, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है।
जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश व अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश व अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। अर्थात इसके सदस्यों की संख्या 5 होती है। अर्थात इसके सदस्यों की संख्या 5 होती है। पूर्ण विराम। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल की आम सहमति होनी चाहिए। आम सहमति, कॉमन कंसेंसस, आम सहमति होनी चाहिए। यदि कॉलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के विरुद्ध हैं, यदि कॉलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, यदि कॉलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, कॉमा, तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी, यानी आम सहमति होनी चाहिए सबकी एक नाम पर। और उस आम सहमति में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सीजीआई की कंसेंट जरूर होनी चाहिए। आगे लिखना है इसी में, कॉलेजियम के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का निर्णय उसमें हमेशा शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग, न्यायाधीशों के लिए अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस। न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन ये पढ़ा दी थी आपको, ये भी पढ़ा दी थी, रिटायरमेंट की एज भी पढ़ा दी थी। अर्हताएं लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 3 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 3 के तहत एससी में जज बनने के लिए यह योग्यता चाहिए। पहला, सबको ही पता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला पॉइंट लिखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, सेकंड पॉइंट में लिखो, निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता को पूरा करता हो। यानी सेकंड के अंदर 3 योग्यताएं हैं, उनमें से कोई एक मिलनी चाहिए। निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता को पूरा करता हो। निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन को पूरा करता हो। क्या है लिखना है उसमें, 1 2 3 करके। पहला, किसी उच्च न्यायालय में
किसी उच्च न्यायालय में, ध्यान से लिखना, अब किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में, या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में, मैंने आपको उदाहरण दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, याद है? किसी ऐसे न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा। दो या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो सकता है किसी एक ही कोर्ट में हो, पिछले 5 साल तो मिनिमम है, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल, और एक से ज्यादा न्यायालय में हो सकता है किसी एक कोर्ट में वो 4 साल रहा हो, किसी कोर्ट में 5 साल हो गया हो, तो 5 और 4 9 साल हो गए, उसकी अर्हता बन गई। कम से कम किसी एक कोर्ट में या एक से ज्यादा कोर्ट में लगातार पर 5 साल हो। दूसरी, ये बस वो ना कि सारी चाहिए, इनमें से कोई एक चाहिए। दूसरी, किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, किसी उच्च न्यायालय में, या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार, किसी उच्च न्यायालय में, किसी हाई कोर्ट में, या दो से अधिक न्यायालयों में, यानी एक हाई कोर्ट में हो सकता है, एक से ज्यादा हाई कोर्ट हो सकती है, दो हो सकती है, दो से भी ज्यादा हो सकती है, 4 हाई कोर्ट हो सकती है। किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कंटिन्यूटी में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो। अधिवक्ता रहा। थर्ड, वह राष्ट्रपति की राय में, वह राष्ट्रपति की राय में विधि का विधि का उच्च श्रेणी का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की राय में विधि का उच्च श्रेणी का ज्ञाता हो। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग, शपथ, ओथ। लिखिए, अनुच्छेद 124 खंड 6, देखो 124 में ये सारी बातें, 124 में ही सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी बातें। अनुच्छेद 124 खंड 6 में शपथ संबंधी प्रावधान है। 124 क्लॉज 6 में शपथ संबंधी प्रावधान है। देखिए, इस प्रावधान के तहत, नेक्स्ट लाइन, इस प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले, नियुक्त होने से पहले वह भारत के राष्ट्रपति, अभी जो हमने पीछे देखा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वह भारत के राष्ट्रपति, मैं क्या लिखा रहा हूं, यह है प्रधान न्यायाधीश, हम लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, यानी कोई और न्यायाधीश भी हो सकता है। क्या होने से पहले? नियुक्त होने से पहले। क्या लिखा? इस प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति, लिख दिया, भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रायोजन के लिए नियुक्त, इस प्रायोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष रिपीट कर दीजिए। वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति
या उसके द्वारा इस प्रायोजन के लिए नियुक्त, इस प्रायोजन के लिए, इस व्यवस्था के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा, शपथ लेगा किसी अन्य। और कौन सी शपथ होती है, कौन सी अनुसूची है ये, तीसरी। कौन सी अनुसूची में आती है शपथ, तीसरी। ब्रैकेट में लिख दो, याद रहेगी, रिवाइज करें। अनुसूची 3, अनुसूची 3, अनुसूची 3 के तहत, फिर अनुसूची 3 लिख दो। ठीक है, क्या मतलब है, राष्ट्रपति तो नियुक्त कर ही रहा है, लेकिन शपथ या तो राष्ट्रपति दिलाए या राष्ट्रपति के द्वारा इसी संदर्भ में कोई दूसरा व्यक्ति जो इसके लिए क्या क्या नियुक्त किया गया कि आप। तो होता क्या है, राष्ट्रपति सीजीआई को दे, ये तो कार्यक्रम होता है पूरा, और बाद में जितने भी जज आएंगे उन्हें सीजीआई शपथ दिलाएंगे। ये वैसा ही हो गया कि प्रोटेम स्पीकर जैसे लोकसभा के सभी सदस्यों को। तो बोल नियम तो यह है कि राष्ट्रपति दिलाए, पर राष्ट्रपति एक एक करके इतना टाइम है राष्ट्रपति पे, तो राष्ट्रपति प्रोटेम को दिलाता है, प्रोटेम सबको दिलाता है। तो सेम वही चीज है। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, न्यायाधीश भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं, एवं भारत की प्रभुता और अखंडता को, एवं भारत की प्रभुता सोवरेनिटी और अखंडता इंटीग्रिटी को अक्षुण्ण बनाए रखने का वचन भी लेते हैं, को अक्षुण्ण, अक्षुण्ण लिख लेंगे ना, अक्षु लिखते हैं, जैसे चक्षु होते हैं अक्षु, आदरणा फिर पूरा ऋणा, अक्षुण्ण बनाए रखने का वचन भी लेते हैं। अक्षुण्ण का मतलब होता है बिना किसी क्षय के, क्षय का मतलब होता है नाश। जैसे चावल को हम बोलते हैं अक्षय, चावल को क्या बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं ना, अक्षुण्ण लिख लिया ना। अक्षुण्ण का मतलब क्या होता है भाई, बिना किसी टूट के, जो चीज जैसी फॉर्म में है उसे वैसे ही। अक्षुण्ण। चलिए लास्ट हेडिंग आज की, आज के लिखने की लास्ट हेडिंग, न्यायाधीशों का कार्यकाल। अभी सीजीआई का एक बयान सुन रहा था मैं, वो बोल रहे थे हमारा कार्यकाल, वैसे वो समझते हैं कि बड़ा, जब पॉलिटिशियन जो रिटायर नहीं होते, पॉलिटिशियन रिटायर नहीं होते किस एज तक, कोई एज ही नहीं होती, 70, 80। अभी भाजपा में नियम बन रखा है 75 साल के बाद एक्टिव भूमिका नहीं देते, पर गवर्नर वगैरह तो बन जाते हैं 75 साल। पॉलिटिक्स के लिए भी एक वो होना चाहिए ना कि आप रिटायर हो जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में 60 साल, 62 साल, तो यहाँ पर जज जो रिटायर हो रहे हैं वो 60, 62, 65 में रिटायर हो रहे हैं, तो 65 साल। और वैसे भी हमारे यहाँ 65 में रिटायर तो हो रहे हैं, लेकिन नीचे से अपॉइंटमेंट बहुत डिले हो रहा है, ऊपर के जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो फिर पेंडिंग केसेस इतने सारे हमारे पास, तो जो हमारी जुडिशियल फंक्शन है उस पर असर पड़ता है। और फिर इतनी एज तक व्यक्ति 65 साल की उम्र में काम कर सकता है क्या, सही काम कर सकता है, उसका दिमाग सही तरीके से काम करता है, बताओ। तो पॉलिटिशियन के मामले में तो ऐसा नहीं है, इस समय तक तजुर्बा बहुत हाई है, तजुर्बा। अब यही होती है ना, उम्र भी बढ़ती है और तजुर्बा भी बढ़ता है, पर उम्र बढ़ती है फिर रिटायरमेंट भी होता है। तो फिर उस तजुर्बे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए बात चल रही है कि इनकी एज को बढ़ाया जाना चाहिए, एज को बढ़ाया जाना चाहिए कम से कम तब तक जब तक कि यहां से रिक्रूटमेंट का सिस्टम और ज्यादा इफेक्टिवली, फास्टली काम ना करे। जब तक ये सिस्टम थोड़ा और मजबूत होता है तब तक ऊपर वाली चीजों को थोड़ा ठहराया जाए। सर इस तो चीज की फिर तो बात कोई हटना ही नहीं चाहेगा सर, फिर तो कोई हटना ही नहीं चाहेगा। नहीं, जैसे तो अभी ऐसा नौकरी तो में हम नहीं लोग को भी कर दे
कि रिटायर नहीं होना है तो सर कौन नौकरी छोड़ना चाहेगा? और भैया कमाते रहो, बैठे रहो, कोई मतलब नहीं ना फिर सर। जज और कॉमन नौकरी में बहुत अंतर है। जजेस की और कॉमन नौकरी में बहुत अंतर है। जजेस और कॉमन नौकरी में तो देखो, हम लोग तो कुछ भी गलतियां कर सकते हैं, हमारे पे बहुत स्कोप है, हम करते भी हैं। पर ये वो जगह है जहां गलतियों का सुधार होना है, जहां से जजमेंट आना है। तो यहां पर जो है तजुर्बा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम करती है। तो 65 साल वो बोल रहे हैं, तो 65 का अंदर थोड़ा कि 90 कर देंगे ले उनके लिए, या 80 कर देंगे, हो सकता है 70 तक जाए। और जब पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री मोदी तो अभी जो है कितने साल के हैं? 74। 74 में फिट है बिल्कुल। तो औसतन आयु देखो, 74 में भी वो फिट है, इतना यात्रा वात्रा करते हैं। और कहाँ के मैं कहाँ के राष्ट्रपति देख रहा था, महातिर मोहम्मद, प्रधानमंत्री, 93 साल के थे वो, 93 साल की। हालांकि बहुत बड़ी उम्र होती है इस उम्र में, पर थे वो। तो ये तो कुछ बहुत ज्यादा हो जाती है कि 90 80। अब बाइडन देखो, बाइडन क्या है, बाइडन कितने के हैं, 80 से ऊपर के हैं। और बाइडन जो है वो भूल जाते हैं बोलना क्या है। वो कई बार ऐसा होता है कोई छोटी उम्र का भी हो, वो भी गड़बड़ कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी उम्र वाला ही सही कर देगा काम, ठीक है ना, छोटी उम्र वाले भी गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन यहां तक एक तजुर्बा हो जाता है, कम से कम न्यायपालिका। और वो भी इसलिए जब पॉलिटिशियन 75 80 साल तक यही सपने देखते रहते हैं, कई सांसद कि हम कोई मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उनकी महत्वाकांक्षा ही नहीं खत्म होती। तो कम से कम न्यायपालिका, और वो भी इसलिए क्योंकि न्यायपालिका के सामने केस बहुत ज्यादा है, 3 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस हैं। जज रिटायर हो रहे हैं, जज का अपॉइंटमेंट उतना नहीं हो रहा है। देश में कोई एक जुडिशरी की एग्जाम नहीं होता, देश में जुडिशरी के एंट्रेंस के लिए एक सिंगल इंटीग्रेटेड एग्जाम नहीं होता, जैसे यूपीएससी के द्वारा सीएससी का एग्जाम होता है। तो अभी निचले लेवल पर जब तक हम काम नहीं करें, इनके तजुर्बे का इस्तेमाल केसों के निपटान के लिए किया जा सकता है। तो इसलिए बात चल रही है कि थोड़ा थोड़ा इनको 2 3 3 4 साल बढ़ाया जा सकता है। और अगर बढ़ाया जाता है तो देखते हैं उससे क्या सुधार आता है। पर बढ़ाने का मतलब ये कदापि नहीं है कि उनको रिटायर ही नहीं करना कभी जिंदगी में। यहां तक की व्यवस्था ये भी है, जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी, अब कल पढ़ेंगे आप, जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी हमें आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाने का प्रावधान है। लास्ट पॉइंट लिख रहे थे हम, आप बोलिएगा भी, इसके बाद मैं लास्ट लिखा दूं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, लास्ट है न्यायाधीशों का कार्यकाल लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु, ये आपको याद होगा, अभी तक मैंने आपको बताया था उस दिन, 60 62 65, 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। हालांकि संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं है, हालांकि संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं है। यद्यपि यद्यपि वह राष्ट्रपति को पहले भी अपना लिखित त्याग पत्र दे सकते हैं। यद्यपि अब वो रिटायर, वो पहले अगर कोई हटना चाहे तो अलग बात है ना, कोई भी नौकरी जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती, तुम्हें अभी त्याग पत्र देना है दे सकते हैं। यद्यपि वह राष्ट्रपति को पहले भी लिखित त्याग पत्र दे सकते। बस यहीं रोक दो, इसके आगे हम करेंगे कल। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों को हमने पढ़ना है कल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज के लिए इतना ही से रोकेंगे, तब तक के जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। इसको रिवाइज कर लीजिएगा दोनों।